उनको जहाँ कार्य क्षेत्र है उनका, वहाँ पर उन पर किसी तरह का उत्पीड़न ना हो, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए लड़कियों के लिए भी करियर बनाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आपको इतना ध्यान से सुनने के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं तो बैंक में आइए, बैंक में बहुत सारी स्कीम है, उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अभी उनको सोचना है क्या उनको आगे करना है, नौकरी या व्यवसाय, ये वो बाद में तय कर लें। नौकरी के लिए भी उनके पास सारे ऑप्शंस हैं, व्यवसाय करने के लिए सारे ऑप्शंस हैं। और जब व्यवसाय करना हो तो मेरा एक सलाह है बैंकर होने के नाते कि कोई भी बिजनेस अपने घर के पैसे से न करें, अपनी जमा पूंजी लगा के कोई बिजनेस न करें। हमेशा बैंक का पैसा बैंक से लोन लीजिए, उससे कमाइए, बैंक को वापस कीजिए और आगे बढ़िए। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देश के हैं, ये सारे बैंकों के पैसे से ही आगे हैं, उनका अपना कोई कुछ लगा हुआ नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद सर। और सर ने भी एजुकेशन लोन के बारे में बहुत डिटेल में बताया। दो सूचना आपके साथ साझा कर रही हूँ, कृपया ध्यान दें। समाज कल्याण विभाग की ओर से अभ्युदय योजना प्रभारी श्री आरबी सिंह जी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि पीछे काउंटर लगा हुआ है जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है निःशुल्क कोचिंग के लिए, जहां पर नीट की, जेई की और सिविल सर्विसेज की कोचिंग निःशुल्क रूप से दी जाएंगी। तो बच्चे जो भी जानकारी लेना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में समझना चाहते हैं, वो पीछे काउंटर लगा हुआ है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में सार्थक कोचिंग सेंटर के संचालक रवि मोहन जी हमारे बीच में है। उन्होंने बताया है कि अभी यहाँ पर परियोजना विकास पर प्रश्नोत्तरी होगी और पुरस्कार का वितरण होगा। जो बच्चे उनके वक्तव्य के बाद अच्छे से प्रश्नों का उत्तर देंगे तो वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विजेता बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। तो अभी ये दो चीजें यहाँ पर होनी है। और हमारे बीच में जी दंत चिकित्सा, अब आप ये देखिए कि इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करेंगे। आशुतोष अरोड़ा जी हमारे बीच में हैं, ये अधिशासी अभियंता हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में। हम लोग के विद्यालयों का भी बहुत सारा काम करते हैं और थोड़ा अटेंशन रिक्वायर्ड है, सभी से अनुरोध है। ये जो पीछे घूम रहे हैं बच्चे, ये बैग उठा के खड़े हो जा रहे हैं, इनको कौन है देखने वाला? साहब, मैं अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों, छात्रों एवं गुरुजनों का स्वागत करता हूँ एवं डीआर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ। इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैसे करियर बनाना है, मैं बच्चों को यही कहूँगा कि जो आपका 12th एग्जाम है, 12th का, उसमें आपको मिनिमम 55% तो आपको अचीव करना है। 55% से 65% इसके बीच में रहेगा तभी आपका एडमिशन हो पाता है अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। उसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट पीसीएम जिसको कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें आपको बहुत फोकस करना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इस पे आपको फोकस के साथ साथ प्रैक्टिस जितनी है आपको करनी पड़ेगी। और एनसीईआरटी पैटर्न की सारी किताबें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं बच्चों से चाहूँगा कि इसको इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो मैं उनसे चाहूँगा कि क्वेश्चन कुछ पूछना चाहें तो पूछें 1 by 1। कोई बच्चे लग रहा है कोई इंटरेस्टेड है ये इंजीनियर बनने में, क्यों? मैं बच्चों की रुचि आ जाता हूँ। इंजीनियर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या किसी को? कोई नहीं, कोई इंजीनियर बनना चाहता। आ जाओ इधर आ जाओ। ये छोटे बच्चे हैं ना, अभी इनको पता ही नहीं है। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी इनको पता नहीं है इंजीनियरिंग क्या है। जब ये 11-12 में पहुँचेंगे तब समझ में आएगा। इंजीनियर बनना है? तो क्या आपका सब्जेक्ट क्या है? पीसीएम है जी। कौन सा हुआ है? 12th यूपी बोर्ड। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना तो कुछ नहीं है। और माइक पास में मतलब एक स्ट्रेस होता है,
स्टडी से तो उसको कैसे मतलब improve करें? देखिए स्ट्रेस तो हर सबको होता है कैरियर को लेकर, वो तो होता ही है। लेकिन आप रिलैक्स रहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, गाने सुनिए, घूमिए फिरिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप स्टडी कर लीजिए। प्रैक्टिस फिजिक्स का विषय है, फिजिक्स आपको मुश्किल होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, फिर मैथ केमिस्ट्री आपकी स्कोरिंग होती है, आप केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना हो केमिस्ट्री फोकस कर सकते हैं। फिजिक्स और मैथ इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। रेगुलर मतलब हाँ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आप तभी आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और सर इंजीनियर कैसे बने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पहले आपको 12th में TCM के अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नंबर मार्क्स तो आपको अचीव करने होंगे। उसके बाद ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है जिसको जेई मेंस के नाम से जाना जाता है। जेई मेंस में 75 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 25 फिजिक्स पे, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ। तो इसको आप क्वालिफाई करेंगे। फिर एडवांस होता है जेई एडवांस, उसमें 54 क्वेश्चन होते हैं, यानी 18 फिजिक्स, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 18 आपके मैथ। उसमें क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद इतने सारे ऑप्शन रहते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी हैं। उसमें फिर आपको जो लेना है वो आपको रैंक के हिसाब से मिलता है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ अच्छी ब्रांच जो आप कहेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो स्कोप उसका हाई लेवल है, इसलिए आपको और मेहनत की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करके और अच्छी रैंक लानी पड़ती है, तब आप कंप्यूटर साइंस जो आपको अचीव करना हो, कंप्यूटर, नॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो आप ले सकते हैं। अब हाँ कंप्यूटर इंजीनियर करने के लिए कंप्यूटर होना जरूरी है? हाँ कोर्स जरूरी है। PCM से नहीं कर सकते? नहीं PCM तो वो आपका कंपल्सरी है, PCM के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है 12th में, यस ठीक है। उसके बाद आप PCM से कर सकते हाँ PCM से करें। PCM तो आपका एंट्रेंस है, बेस है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको PCM जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब वहाँ आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होता है, कौन सी ब्रांच आपको कंप्यूटर साइंस की चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, सिविल बनना है, एरोनॉटिकल बनना है, रोबोटिकल बनना है, जो होगा आप हैं। आपको मेरे पास PCM है लेकिन मुझे कंप्यूटर इंजीनियर भी बनना है, मेरे को तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना है आपको, तो आप पहले PCM दे दो। PCM आप 12th कौन सा क्लास है आपका? 12th है, आप 12th अच्छे से दीजिए। उसके बाद ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है जेई मेंस का, फिर एडवांस का, उसमें आप क्वालिफाई करिए। फिर वहाँ पे जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब आप अपना ऑप्शन भरिएगा वहाँ पे, तब आपको IIT से सर हो सकता है? IIT, हाँ IIT जेई एडवांस जो होता है आपका वो IIT में होता है। जेई मेंस में बहुत सारे कॉलेज हैं जो जेई मेंस के स्कोर कार्ड पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो IITs है हमारे यहाँ कितने IIT हैं? 23 IIT हैं। उसमें एडमिशन के लिए एडवांस जेई एडवांस होती है, जो मेंस में क्वालिफाई करते हैं वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो IIT में एडमिशन लेते हैं। जो मेंस क्वालिफाई करते हैं उसके थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो एडमिशन डायरेक्ट हो रहे हैं, और NITs हैं। NITs पता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में के हर एक प्रदेश में एक है। हाँ नहीं, खड़गपुर आपका IIT है। और कोई? थैंक यू सर। आ जाओ आ जाओ। से मान लीजिए हमें 12th और बीटेक करना है, हमें बायोटेक्नोलॉजी में हो जाएगा ना? हाँ बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। और उसके अंदर कैसे थ्रू क्या करना पड़ेगा हमें? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके थ्रू मतलब मान लीजिए हमें कहीं MIT में होता है ना सर, बेंगलोर में NIT बेंगलोर में बायोटेक्नोलॉजी का वो है सर ग्रेजुएशन, तो सर उसमें हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं? कोई एग्ज़ाम होता है ना? हाँ उसका एग्जाम होता है ऑल इंडिया एंट्रेंस, उसको क्वालिफाई करके फिर उसमें आप अपनी स्ट्रीम चूज करिएगा, ठीक है। आपकी रैंक अगर रहती है तो उसमें आप एडमिशन, ठीक है। उसके लिए आप बड़ी मेहनत करेंगे। टीचर्स भी बताएंगे सर वो सर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम कौन सा होता है जो आपने बताया? मतलब एडवांस जेई मेंस
जी बेंसी होता तो है, क्राइटेरिया मैथ का भी लेते हैं ना। नहीं बायो भी होता है। हाँ देखिए तो बायो भी होता है। ठीक है, और कोई बच्चा, और किसी कोई पूछा है? ठीक है, आभार सर। और अब हमारे बीच में दंत चिकित्सक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर विनय कुमार जी हैं, जो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे करियर बनाना है उस बारे में बताएं। नमस्कार, सम्मानित मंच और सम्मानित टीचर लोग जो नीचे बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चों, आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर पहले बोल गए, अब दंत चिकित्सक को क्यों बुला लिया। तो बेसिकली दंत चिकित्सक, आपको लगता होगा कि ये डॉक्टर नहीं होते। बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि जो गांव में गलियों में बैठे थे उस तरह से डॉक्टर होते हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल प्रोफेशन में जो आप नीट एग्जाम देते हैं, मेडिकल के बाद डेंटल की सीटें उठती हैं, फिर उसके बाद होम्योपैथी या आयुर्वेदिक बाकी जितनी सीटें उठती हैं। मगर डेंटल की सीटें कुछ लोग ऐसे होते हैं मेडिकल को छोड़ के डेंटल लेते हैं। जैसे मेरा ये था कि मैं मेडिकल मेरे को मिल रहा था, मगर मैं डेंटल ज्वाइन किया अपनी इच्छा से। और बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले दोस्त लोग थे जिन्होंने मेडिकल छोड़ के डेंटल लिया। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपको कि सारा फील्ड, सारा जितना भी कैरियर से संबंधित जितनी भी चीज है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही अच्छी चीज है या इंजीनियर अच्छी चीज है या आईएएस अच्छी चीज है। हर फील्ड अच्छा है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप आगे जाके आप सफल बन सकते हैं और समाज के कार्य में बढ़ावा दे सकते हैं। पहले के हमारे टाइम पे जब हम, जैसे मैं अपने 95 के मैंने अपना 93 के आसपास मैंने हाई स्कूल किया, अपना 95 में 12th किया। तो हमारे टाइम पे ये होता था, स्कूल में ये बोल दिया जाता था, टीचर ही बोल देते थे कि भाई ये बहुत अच्छा बच्चा है, तुम साइंस ले लो और ये ठीक ठाक है, चलो तुम कॉमर्स ले लो और बाकी लोग आर्ट ले लो। इस तरह की चीजें चलती थी पहले। मगर आज का समय चेंज हो चुका है, लोगों को पता है। अब टीचर, मुझे नहीं मालूम है किस तरह से आपसे इंटरेक्ट करते हैं। मैं भी नीचे आना चाहता हूं, मगर क्या है ना, राकेश जी ने मना कर दिया है कि टाइम इतना है नहीं है, तो उसको मतलब कम समय में समेटना है। तो जैसे कि अभी आपको डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स होने चाहिए, कौन सी कोचिंग्स है। आज की डेट में मैं कोचिंग के बारे में बस इतना ही बोलूंगा आपसे, सारी कोचिंग अच्छी है। ये सोचे कि ये कोचिंग बेकार है क्योंकि वहां से सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। होता क्या है ना कि जो अच्छी कोचिंग्स है वहां पर लोगों की छटनी उस तरह से होती है। आप अच्छी कोचिंग में भी जाएंगे, जैसे मैं कहूँगी आज के डेट में एलन कोचिंग अच्छी है या आकाश कोचिंग अच्छी है या गारंटी अच्छी है, तो उसमें भी अगर एलन में भी जाएंगे उसमें भी सेक्शन बने होंगे। एक क्लास में बहुत अच्छे बच्चे हैं जिसमें कि टॉप बच्चे हैं, उनको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उससे नीचे इस तरह से मतलब थोड़े कम होशियार बच्चे हैं, उस तरह से उनको पढ़ाया जाएगा। तो कहने का डिवीजन हर जगह। तो कहने का मतलब दूसरा, मेरा तात्पर्य दूसरा ये भी है कि आपका केवल यही है कि आपका पैशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे पुलिस हो। ऑलरेडी आपको कमलेश जी बता चुके हैं, बहुत सारी चीजें आपसे इंटरेक्ट कर चुके हैं। और मैं थोड़ा सा एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, मेरे पिताजी की दुकान हुआ करती थी परचून की, और मैं भी गांव का रहने वाला था। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, मैं भी पट्टी में पढ़ रहा हूँ हाई स्कूल तक। हमारे यहाँ टेबल चेयर नहीं हुआ करती थी, हमें 11th में जाके टेबल चेयर मिलना शुरू हुई, जिस स्कूल में चेंज किया। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, दिमाग में ये भी रहता है कि पैसा बहुत चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, मेहनत ज्यादा चाहिए। पैसे के लिए तो आज की डेट में क्या है, कोचिंग जितनी ऑनलाइन कोचिंग चल गई है, आप जैसे PW आ गया है, 5,000 रुपए में साल में पढ़ा रहा है, तो 5,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। तो तैयारी कोई भी सपना बड़ा कोई भी देख सकता है। और दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हम एक संस्था को चलाते हैं जिसका नाम है महामना शिक्षण संस्थान, जिसमें गरीब बच्चे या जिस पैसे के अभाव के कारण वो आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मगर उसमें ये दो चीजें हैं, हाई स्कूल में उसके मार्क्स 80% से ऊपर होने चाहिए, और हमारा एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्लियर करना है उसे। और तीसरी चीज है, घर की जो इनकम है
वो 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम पूरा 11-12 का पूरा खर्चा वहन करते हैं और साथ ही साथ फ्री कोचिंग, रहना पीना सब कुछ। लड़कियों के लिए आज की डेट में हमारे पास 70 बच्चे हैं, 20 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं। और अभी तक हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन से करीब 40 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और 2 बच्चे मेडिकल में पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहने, और आने वाले टाइम में आप ये देखिए, एक दूसरी चीज और एक बार बताऊंगा मैं आपको, आने वाले समय में मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। जैसे हमारा समय था उस टाइम पे केवल 7 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते सरकार के। आज के समय में जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ मेडिकल कॉलेज, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं सबको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सीटें तो यूपी में बहुत सारी होने वाली हैं। जो मेडिकल का सपना देख रहा है और पढ़ने की ताकत रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे कि पहले वाले डॉक्टर साहब ने बोला हुआ कि समय बहुत लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समय बहुत लगता है। तो मेडिकल फील्ड में ये नहीं कहूँगा केवल मेडिकल फील्ड ही करना है, कोई भी फील्ड अगर आप उसको जड़ से करते हैं, उसमें घुस जाते हैं अच्छी तरीके से, तो आप उसमें से कुछ भी निकाल के ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी करो, मेहनत करने की जरूरत है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ावा देता हूँ। धन्यवाद। और दूसरा मैं ये चीज और कहूंगा, अच्छा इंसान जरूर बनो, जहां तक हो सके लोगों की मदद करो। धन्यवाद सर। और इसके बाद में हमारे बीच में नृत्य और संगीत के क्षेत्र में, अभी आपने चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब चीजों के बारे में कैसे करियर बनाना है सीखा। और बहुत सी बच्चियां हैं जिनको नृत्य का बहुत शौक है, लेकिन दिग्भ्रमित होती है कि कैसे इसमें हम अपना करियर बनाएं। तो उसके लिए हमारे बीच में है श्री विकास अवस्थी जी, मैं आमंत्रित करती हूं और आपको ये बताएंगे कि कैसे नृत्य और संगीत के क्षेत्र में मैं अपना करियर बना सकती हूँ। नमस्कार, फाइनली मेरा नंबर आ गया। मेरा नाम विकास अवस्थी है और मैं अभी प्रेजेंट में उत्तर रेलवे में सांस्कृतिक सचिव के पद पर हूँ और मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। मैं अभी इस पे डिटेल में बाद में जाएंगे, हालांकि मुझे 6-7 मिनट मिलने चाहिए ना, 3 मिनट में मेरी बात खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने डिप्लोमा किया है प्रयाग संगीत समिति से, भातखंडे विद्यापीठ से, और मास्टर्स मैंने कथक में ही किया है एंड मेरा रिसर्च अभी कथक में ही चल रहा है। तो मेरा जो एक्चुअली एनईपी जो आपकी नई आई हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत मैंने 2020 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था पीएचडी में। तो मैंने एक टॉपिक लिया है, वर्तमान शिक्षण प्रणाली में विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से कथक नृत्य की उपयोगिता। ये मेरा टॉपिक है जो कि मुझे लगता है आगे आने वाले कैरियर में बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो जैसे कि लोग म्यूजिक को सेकेंडरी ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप म्यूजिक फील्ड में जाएंगे तो आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले मिल सकते हैं। सबसे पहली बात तो हर एज के लोगों को म्यूजिक से जोड़ना चाहिए, जो आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को स्टेबल करता है। आप कहीं भी भ्रमित होते हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, समटाइम हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो म्यूजिक जो है हमें डिप्रेशन से निकालने का काम करता है। तो इसीलिए हम हर क्षेत्र के लोगों को म्यूजिक से जोड़ना चाहिए। वो आपका वाद्य यंत्र हो सकता है, आपका गायन विधा हो सकती है, आपका नृत्य क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। गायन, वादन, नृत्य, त्रयन, संगीत, नृत्य, ठीक है, तीनों को मिलकर संगीत बनता है। तो जो है आप किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं और संगीत से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ कोर्सेज चलाए गए हैं। अभी मैं लखनऊ में हूँ, तो मैं कथक आर्टिस्ट हूँ, तो हम लखनऊ घराने की बात करेंगे। यहाँ की नज़ाकत और नफाजत बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और यहाँ पे भातखंडी विश्वविद्यालय खुला हुआ है। पहले वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन अभी 10+2 के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप गायन, नृत्य और वाद्य के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिग्री के लिए तो आप बीपीए वहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और जो बच्चे किसी और फील्ड में ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, वो वहाँ से डिप्लोमा कोर्सेज भी चल रहे हैं। वहाँ पे हर एज के लोगों के लिए डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप भातखंडे की वेबसाइट पे जाकर या भातखंडे जाकर खुद भी इस चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं।
ठीक है। BPA हो गया आपका ग्रेजुएशन और MPA मास्टर्स है आपका। देन उसके बाद अगर आप नेट JRF करके तैयारी करते हैं तो आप इसमें शोध भी कर सकते हैं, रिसर्च करके PhD करके एज अ प्रोफेसर आप लग सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे, ये भातखंडे है या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, BHU है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है। कई जगह पे ऐसे कोर्सेज डिप्लोमा और डिग्री और रिसर्च अवेलेबल है, तो आपके पास ऑप्शन ये है। और बाकी जो है, अगर संगीत के क्षेत्र में आपको कैरियर बनाना है तो आप पहले तो पढ़ाई करके भी जा सकते हैं। और अभी बिहार में हम देख सकते हैं कि बिहार में BPSC ने काफ़ी शिक्षकों की भर्ती कराई है, जिसमें कि नृत्य और संगीत की विधाओं के जो बच्चे हैं वो शिक्षक पद पर कार्यरत हुए हैं। हमारे यूपी में भी जल्दी हो जाए, हम चाहेंगे। तो सभी बिहार भी भग गए हैं, मेरे जितने डांसर इधर उधर थे, उनको मौका मिला है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसा कुछ हो, ताकि हमारे यूपी में भी ऐसा कुछ हो। ठीक है। प्लस हम देख पाएंगे कि अभी NEP ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे 10th में और इंटर में एज अ डांस और तबला और सिंगिंग की साइट्स हैं, और एज अ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं NEP के तहत। अभी जो लेटेस्ट में आया हुआ है, CBSE में तो आई थिंक है पहले से, तो वहाँ पे भी बच्चे अपना, जो लोग नहीं अदर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर पा रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जिनको टफ लग रहा है, वो म्यूजिक से भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है। और डिप्लोमा कोर्सेज से जुड़ सकते हैं बहुत लोग, जो कि प्रयाग संगीत समिति चलाता है, भातखंडे विद्यापीठ चलाता है। तो ये ऑल इंडिया में सभी जगह आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। और आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको पेशेंस बहुत होना ज़रूरी है। सबसे पहले एक्चुअली मैं एक लड़के हूँ और एज अ कथक आर्टिस्ट मैंने बहुत सर्वाइव किया है। बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब लोगों के ताने बंद हो जाते हैं। मुझे 2013 में प्रणब मुखर्जी जी से राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। मैंने आपका परेड भी, गणतंत्र दिवस परेड भी करी, और वहाँ राष्ट्रपति भवन भी 2 बार जाने का मौका मिला। तो ये सब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। मैंने NSS से जुड़े, NSS से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसी के थ्रू मुझे कैरियर ऑप्शंस दिखते चले गए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ें और अपनी चीज़ को निखारें। ठीक है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं आप। बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि अच्छा डांस करने का तो कितना मिल जाता है, हो जाता है। तो आपके लिए सबसे पहले ये है कि आप सरस्वती के पीछे भागिए। जब आप सरस्वती जी के पीछे भागेंगे ना, तो लक्ष्मी जी खुद आएंगी। ठीक है। लेकिन अगर खाली लक्ष्मी के पीछे भागोगे, सरस्वती जी बाय बाय कर लेंगी। ठीक है। तो आप लोग ज़रूरी है कि जुड़िए सरस्वती जी के साथ, फिर लक्ष्मी अपने आप आने लगेगी। मेरे पास भी आई है। ठीक है। तो ये आप जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। हर एज के बच्चे, 6 साल से बच्चे लिए जाते हैं, जो कि थोड़ी सी क्लिष्ट चीज़ें हो जाती हैं संगीत में, और उनसे आप जोड़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। जो एक एज ड्यूरेशन बनाया गया है, उसमें एज के अकॉर्डिंग भी कोर्सेज बनाए गए कि अभी हम ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे। तो उससे आप ये जोड़ सकते हैं। आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं, छोटी उम्र से बन सकते हैं, बड़ी उम्र तक। और लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं, अरे छोटे से नहीं सीखा तो बुढ़ापे में नहीं होगा। ठीक है। मैंने भी 15 साल से स्टार्ट किया था, मेरे लिए वो बुढ़ापा ही था एक्चुअली में। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत अच्छा करके जाएंगे। तो आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। उसके साथ साथ में आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अच्छे गुरुओं के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको अर्निंग थोड़ा सा मानदेय भी देंगे, जिससे कि आप अपनी कॉस्ट्यूम और अपने पर्सनल आने जाने की चीज़ों का खर्चा भी निकाल सकते हैं। ठीक है। कैरियर में ऑप्शन ये आपकी, तो ये BPSC मैंने बता दिया आपको कि आप एजुकेशन में जा सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, और आप अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे देती है हम लोगों को, क्या बोलते हैं उसको, मानदेय बहुत सारा हमारा NGOs के थ्रू है, जो कि हमें भारत सरकार देती आती है। और HRD वगैरह हम लोग कर सकते हैं।
और आप खुद का एक अच्छे अगर कलाकार बन जाते हैं तो आप खुद का इंस्टीट्यूट भी चला सकते हैं। और नवोदय में भी हमारी भर्तियाँ होती हैं और संगीत की और नृत्य की। गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस बहुत है, क्योंकि मैं रेलवेज में हूँ, तो जो हमारे रेलवे हैं या अदर साइट्स भी हैं, वहाँ पे भी आपको संगीत और नृत्य की विधा पे आप एज अच्छे पद पर कार्य कर सकते हैं, जिसमें कि आप क्लर्क, OS वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, हम और संगीत के साथ जोड़ने के लिए, और संगीत में मुझे ख्याल से मेरी खुशबू दीदी बैठी हुई है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो संगीत में आप देखिए ना कि मैम भी एक प्रिंसिपल होते हुए भी उन्होंने साइड बाय साइड इसको चलाया हुआ है। ठीक है, मैंने भी पढ़ाई के साथ, ये नहीं है कि आप सिर्फ संगीत में जाओगे तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा या कुछ और कार्य तो संगीत नहीं कर सकते। आप संगीत के साथ जुड़ कर देखिए, वो आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, और साइड बाय साइड मैम की तरह और मेरी तरह जो है आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी ख्वाबों को जी सकते हैं, एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी पूछना है बच्चों को या टीचर्स को तो बताइए। किसी को कुछ नहीं पूछना, बता दिए मैंने सब क्या। हाँ नहीं, बड़ा ही हुआ ये काबिल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा लोग सोचते हैं कि नृत्य का मतलब केवल महिलाएं या लड़कियां, लेकिन आपके सामने विकास जी यहाँ उपस्थित हैं। ये बड़े ही जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे शिक्षक की भूमिका में हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तो एक हॉबी होती है, और हॉबी को कैसे करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है। आप ताली बजाइए इनके लिए, थोड़ा सा अपनी तंद्रा को तोड़िए, जोर से दोनों हाथों से ताली बजाने से स्किल जागृत होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। चूँकि जैसे कुछ फील्ड है ना, जब लोग बिल्कुल उनके नॉलेज में ही नहीं है कि अच्छा ये भी करियर हो सकता है। देखना कि ये आपने आज ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आगे जब ये टीचर्स सारे मॉडल्स अपने स्कूल्स में जाएंगे और इस विषय पे बात करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे और बहुत सारे लोग कांटेक्ट करेंगे। आपका नंबर भी हम लोग शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अमर उजाला के हमारे बीच रवि जी हैं, एक इनका कार्यक्रम है कल और परसों, इसके बारे में ये 2 शब्द बताना चाह रहे हैं। आ जाए। और उसके बाद सुमन लता जी हैं, कुसुम लता जी हैं, ये कला के क्षेत्र में बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगी। सभी को नमस्ते। मैं अमर उजाला से रवि हूँ और हमारे यहाँ कला एवं संस्कृत का एक संगम महाकुंभ पे आधारित थीम पे एक कार्यक्रम है कल से और परसों 2 दिन का। ये 10 बजे से रात 10 बजे तक होगा और इसमें काफ़ी संख्या में स्कूल के बच्चों को भी हमने बुलाया है, उनके अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मंच भी दिया है। और तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि बच्चों को भी लेकर आएँ और उनको सभी राज्यों का वहाँ पे खाने पीने का और वहाँ की संस्कृत सब कुछ निःशुल्क है, बस आपको आना है। तो 2 दिन ये चलेगा गोमती रिवर फ्रंट के पास, और इसमें मालनी अवस्थी भोजन भी निःशुल्क है, प्रस्तुति है और कई सारे कवियों सहित। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, भोजन भी निःशुल्क है। हाँ, भोजन भी निःशुल्क है, लेकिन भोजन की व्यवस्था ऐसी है कि सभी राज्यों की जो एक एक पहचान है, कहीं का चोखा बाटी है तो कहीं का कड़ी चावल है, इस तरीके से बच्चों को मतलब उनके अपने कार्यकर्ता लोग प्रस्तुत देंगे बच्चों को। ध्यान दें, इसमें प्रमुख और फूड यही है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बालिकाओं वाले कॉलेज के मैडम लोगों से कि हमारे एक पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम होता है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बच्चियों को उनकी सुरक्षा से जुड़े पॉइंट्स बताए जाते हैं। और एक प्रेस विजिट कार्यक्रम होता है, बच्चियों को हम ले जाते हैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस तक, उनको बताते हैं कि कैसे अखबार बनता है और कैसे छपता है और पत्रकार लोग कैसे काम करते हैं। ये हम लोग हाई स्कूल और इंटर की छात्राओं को बताने का प्रयास करते हैं। छात्र भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं। ये कल का जो है मैं विशेष तौर पे आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आए। गोमती रिवर फ्रंट के पास 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और निःशुल्क नाश्ता, निःशुल्क भोजन करिए। और यदि कोई शुल्क मांगे तो बता दीजिएगा। रवि जी के हम स्टाफ मतलब परिचित हैं या जो भी हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये जो अगला प्रश्न आप पूछ रही थी, ये जो इनका प्रेस के विजिट वाला है, जो ये प्रेस का भ्रमण कराते हैं, उसमें आप लोग जरूर अपना इंटरेस्ट लीजिएगा। ये वैदिक कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं हमारे यहाँ अभी 2-3 दिन पहले गई थी। उन्होंने हमारे यहाँ विजिट किया है और विजिट करने के बाद जो विजिट हो रही थी उसी की फोटो प्रिंटिंग मशीन में छपते हुए देखा। बच्चियों ने भी बताया, वहाँ के टीचर्स ने भी बताया कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये इसके लिए भी कहूँगा कि आप लोग हमें बता सकते हैं कि अगर जिस दिन आप बच्चों को ला सकते हैं तो दोपहर में उनका भोजन की व्यवस्था हमारी ओर से रहती है और हम लोग विजिट करते हैं। कुसुमलता जी आप आ जाएं और शिवेंद्र आ जाएं। इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तरी है, कुछ। हाँ, सभी को प्रणाम। कुसुम आप दिख नहीं रही हैं, बीच में आ जाइए। हाँ, कला के क्षेत्र में बच्चे अधिकतर आप माइक लेके बीच में आ जाइए। आप पोडियम में छिप जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा है सभी माइक को थोड़ा